आज की वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, इस पाइप में फ्लूइड मूव कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इन सारे पॉइंट्स पे जो एनर्जी की ओवरऑल वैल्यू है, जो एनर्जी की टोटल वैल्यू है, वो सेम होगी। यानी कि पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे, इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पे जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे अगर इस बाल को हम एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करें तो ये बाल अपनी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी और जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जो कि 10 जूल्स है। अब आप बाल को जब रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 5 जूल्स होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 5 जूल्स होगी और टोटल एनर्जी की वैल्यू 10 जूल्स होगी। जब ये बाल सेंटर पोजीशन पे आएगा तो इस पर जो है वो हाइट की वैल्यू, सेंटर पोजीशन पर हाइट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हाइट को हम सेंटर पोजीशन के रिस्पेक्ट से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो टोटल एनर्जी की वैल्यू के बराबर होगी। दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 10 जूल्स होगी। अब जैसे ये बाल कुछ हाइट गेन करेगा तो यहाँ पे आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 5 जूल्स है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 5 जूल्स है और टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हुई? 10 जूल्स। जैसे ये बाल मैक्सिमम हाइट गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 10 जूल्स होगी, जो कि टोटल एनर्जी की वैल्यू है। इस सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के थ्रू हमें दो बातें पता लगी। पहली बात ये कि इन सारे पॉइंट्स पे एनर्जी की जो टोटल वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जो कि 10 जूल्स है। और दूसरी बात हमें ये पता लगी कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ओवरऑल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे आप देखें, जैसे ही हमने बाल को रिलीज किया इस पॉइंट पे, तो जब बाल रिलीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हुई। इसी तरह से बाल जो है वो जब सेंटर से इस पॉइंट तक मूव की तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज की और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज की। तो इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आप देखें तो बर्नौलीज इक्वेशन में भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज किया है। यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर दी है तो प्रेशर एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने बर्नौलीज इक्वेशन में इस्तेमाल किया। यानी कि फ्लूइड अगर इस पाइप में मूव कर रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के दरमियान अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिक्रीज करना होगा। अब पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो मुझे बताएं कि दूसरी कौन सी एनर्जी की फॉर्म होगी जो कि डिक्रीज करेगी। देखें, जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट 1 की और पॉइंट 2 की लगभग दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का डेटम लाइन से डिस्टेंस तकरीबन सेम है, इसीलिए इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैंसल आउट हो जाएगी। पीछे हमारे पास बची प्रेशर एनर्जी। दिस मीन्स के अगर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करना चाहिए, इसीलिए जो है वो हमने इसको प्रेशर एनर्जी बोला। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम इसको एनर्जी क्यों बोल रहे हैं। देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक इंक्रीज कर रही है तो कोई ना कोई एनर्जी की दूसरी फॉर्म जरूर होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, जिसको डिक्रीज करना चाहिए ताकि टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रह सके। तो वो जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है उसका लिंक प्रेशर के साथ है, इसलिए हमने उसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है।
वर्क करने की एबिलिटी को, काम करने की सलाहियत को बेसिकली एनर्जी बोला जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अपनी मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वर्क लिया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो वो हाइट की वजह से उसके पास एनर्जी होती है जिससे कोई वर्क लिया जा सकता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल। यहाँ पे हमने एग्जांपल में जो चीज शो की हुई है इसको हम कहते हैं इंपल्स टरबाइन, और ये जो है ये टरबाइन की बकेट्स कहलाती हैं। इसको हम नोजल कहते हैं। अब यहाँ से नोजल से पानी निकल रहा है, लेकिन ये पानी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। दिस मीन्स के इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब ये पानी इस नोजल से निकलता है तो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है और टरबाइन की बकेट्स को हाई वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करता है, जिससे ये अपनी एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी इन बकेट्स को ट्रांसफर करता है और इससे इंपल्स टरबाइन रोटेट करता है। ये इंपल्स टरबाइन आगे जनरेटर के साथ लगा होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देखें, इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हमने यूज किया टरबाइन के ऊपर वर्क डन करने के लिए, और ये टरबाइन आगे से जनरेटर के साथ लगा हुआ है। इस तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल को। डैम में जो पानी स्टोर होता है वो बेसिकली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो एक हाइट पे स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब डैम से पानी टरबाइन की तरफ मूव करता है, यानी कि जब डैम से टरबाइन की तरफ पानी आया तो उसकी हाइट कम हुई। दिस मीन्स जब हाइट कम हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की। इस तरह से जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और फिर हम वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वर्क डन करने के लिए, और फिर हम इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसा कि आप हैमर को सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करते हैं तो अब हैमर ने हाइट गेन करने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब जैसे ही हैमर को नेल के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं तो वो नेल टेबल के अंदर जो है प्रेस हो जाती है। दिस मीन्स के हैमर ने जो है वो वर्क डन किया है, टेबल के अंदर नेल को प्रेस किया है। लेकिन ये हैमर ने वर्क डन कैसे किया है, कौन सी एनर्जी हैमर ने यूटिलाइज की है? हैमर ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज की है जो इसके पास हाइट की वजह से गेन हुई थी। इसी तरह से हमारे पास टरबाइन की एक कैटेगरी होती है जिसको हम रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। उस टरबाइन में हम प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इस्तेमाल करते हैं वर्क डन करने के लिए, जिससे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन टरबाइन में फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों इस्तेमाल होती हैं टरबाइन के ऊपर वर्क डन करने के लिए, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो टरबाइन आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो अब हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यूनिट से पहले हमें यह देखना होगा कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को, यानी कि एक यूनिट एरिया पे कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप हैमर को नेल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो नेल का जो हेड है उसके यूनिट एरिया पे हैमर कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसको हम प्रेशर बोलेंगे। अब हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो एनर्जी का यूनिट होता है उसको हम जूल कहते हैं, और जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वो बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये बात याद रहे कि जब हम एनर्जी को मास से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी, और अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये तो प्रेशर का भी यूनिट है, फोर्स पर यूनिट एरिया जिसको हम पास्कल कहते हैं। दिस मीन्स के एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर इन दोनों के यूनिट्स सेम हैं जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ
कि एनर्जी डेंसिटी को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा था कि P प्लस रो वी स्क्वेयर बाय 2 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हमने बोला था प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको बोला था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अभी हमने देखा कि ये तीनों जो हैं वो एनर्जी डेंसिटीज हैं। हमने देखा था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है और उसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन तीनों का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो दिस मीन्स के जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर। ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, और ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर को। हम समझेंगे कि स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर क्या होता है और कैसे इनको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने एक पाइप लिया हुआ है और उसमें फ्लूइड मूव कर रहा है। तो और यहाँ पे हमने दो ट्यूब्स लगाए हुए हैं, ये ट्यूब नंबर 1 है और ये ट्यूब नंबर 2 है, और ये डेटम लाइन है। ये जो आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन, ये डेटम लाइन है। और इस डेटम लाइन के ऊपर हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 1 अगर डेटम लाइन पे है तो इसकी हाइट 0 होगी, इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 की भी हाइट 0 होगी। दिस मीन्स के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो 0 होंगी। पॉइंट नंबर 1 की भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और पॉइंट नंबर 2 की भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन में क्या बचा पीछे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हमने स्टैटिक प्रेशर बोला है और इसको हमने डायनामिक प्रेशर बोला है। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक प्रेशर होता क्या है। ये फ्लूइड जब इस पाइप में मूव कर रहा है तो इस पाइप की वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि इस तरह से ये फ्लूइड पाइप की वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस तरह से इधर भी फोर्स लगा रहा है। तो प्रेशर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, ये पाइप की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। और डायनामिक प्रेशर जो होता है वो फ्लूइड की वेलोसिटी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लें कि आप जो है वो रोड पे खड़े हैं और अचानक जो है वो तूफान आ जाता है। तूफान में क्या होगा कि एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और आपको जो है वो प्रेशर फील हो रहा होगा एयर की हाई स्पीड की वजह से, तो उसको आप डायनामिक प्रेशर कह दें। अब यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर की वजह से ये जो ट्यूब नंबर 1 है, ट्यूब नंबर 1 में जो है वो फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर की वजह से इस हाइट तक इस ट्यूब नंबर 1 को फ्लूइड फिल कर देगा। और पॉइंट नंबर 1 से लेके इस हाइट, ये इस पॉइंट तक मैंने जो हाइट को बोला है वो HS बोला है, और इस HS को हम कहते हैं स्टैटिक हेड। इससे जो है वो हम स्टैटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ही फ्लूइड जो है वो ट्यूब नंबर 2 में इंटर होगा तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि फ्लूइड जो है पाइप ट्यूब नंबर 2 में इंटर हुआ जब, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। दिस मीन्स के ट्यूब नंबर 2 में इंटर होते ही फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब फ्लूइड ट्यूब नंबर 2 में इंटर होगा तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से इस प्रेशर की वजह से फ्लूइड ट्यूब नंबर 2 को
यहाँ तक फिल कर देगा, यानी कि प्रेशर एनर्जी की वजह से फ्लूइड जो है वो इस हाइट तक ट्यूब नंबर 2 को फिल कर देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने हाइट को नाम दिया है वो एच टी का नाम दिया है, यानी कि ये जो हाइट है एच टी ये टोटल प्रेशर की वजह से है। और टोटल प्रेशर का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर दोनों हैं। टोटल प्रेशर इज सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ये एच एस के बराबर है, जो कि स्टैटिक प्रेशर की वजह से है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ये हाइट डायनेमिक प्रेशर की वजह से है। इस हाइट को यहाँ से लेके जो यहाँ तक हाइट है इस हाइट को कहते हैं वेलोसिटी हाइट, जो कि डायनेमिक प्रेशर की वजह से है। तो जब आप टोटल प्रेशर से स्टैटिक प्रेशर को माइनस करते हैं तो जो प्रेशर आता है उसको डायनेमिक प्रेशर कहते हैं।